लास्ट क्लास में जो आपको बताया था वो याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग दिस टर्म वाज यूज्ड बाय केंट एंड नॉट बिफोर दैट। कॉन्स्टिट्यूशन या टेम्परामेंट जब ये बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ और वी आर टॉकिंग अबाउट सिकनेस। पहले कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। अपना एलेंस की नोट निकालो एक बार। कोई एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी खोलो, फॉस्फोरस खोलो, फॉस्फोरस निकालो। चलो सब लोग, फॉस्फोरस का पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है? सब कुछ मंगल है, कान में बोल दो, सब मंगल है। क्या लिखा हुआ है? of sanguine temperament, fair skin, delicate eyelashes, fine, brown or red hair, quick perception, and very sensitive nature. So, as per your law of similia, आप मेडिसिन चूज करते हो उस सिम्टम के बेस पे जिस सिम्टम को आपको पेशेंट से हटाना होता है, वही है ना। फिर सिमिलिया सिमिलियस दवा देते हो और वो सिम्टम हट जाता है। तो अभी तक आपने कितनों को देखा है कि फास्फोरस खिलाने के बाद वो टॉल से शॉर्ट हो गया, फेयर से डार्क हो गया, डेलिकेट से रफ हो गया? कितने पेशेंट में ये बदलाव आ गया? अब नाटा तो होना कोई चाहेगा नहीं, तो फिर सब लोग को आप ब्राइटा खिलाओगे, जितना छोटा है सब लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जो उस पैराग्राफ के बाद जितना सिम्टम दिया हुआ है, उस सिम्टम के आधार पे जब आप प्रिस्क्राइब करते हो तो उसका काउंटर इफेक्ट होता है और वो सिम्टम ठीक हो जाता है। तो फिर इस वाले पैराग्राफ का जितने भी रेमेडी में दिया हुआ है उसका क्या इंडिकेशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है फिर? और ये जो सो कॉल्ड सिम्टम आपका दिया हुआ है, मोस्टली फर्स्ट पैराग्राफ ही है आपके एलेंस की नोट में, एक्सेप्ट फ्यू रेमेडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है, उसका इंडिकेशन है। यू कैन से, हमने सिम्टम वर्ड यूज नहीं किया, हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिकेशंस है। इंडिकेशन और सिम्टम में फर्क बताने की जरूरत तो नहीं है। लास्ट क्लास में जो आपको बताया था वो याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग दिस टर्म वाज यूज्ड बाय Kent and not before that. Although the term constitution exists in medical history from the time of Hippocrates, even Hahnemann has used this word constitution in many significance in your organelle of medicine for development of the disease or identification of disease and in so many places। हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ रेफरेंसेस दिखाए थे, जिसमें सबसे पहला रेफरेंस आप फिर से चाहो तो एक बार नोट कर सकते हो, एफोरिज्म नंबर 5, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, एफोरिज्म नंबर 136, ड्रग प्रूविंग में जाके देखो। सो डिटेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं बताने जा रहे हैं, आप लोग का पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लोगे। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट, ये दोनों वर्ड आपको होम्योपैथी में बहुत ज्यादा मैटेरिया मेडिका में लिखा हुआ मिलेगा। आपने जो अभी अभी केंट का वो आर्टिकल पढ़ा लेसर राइटिंग का, जो टेम्परामेंट के बारे में है, उसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल आप देखोगे एच.ए. रॉबर्ट्स के किताब में, टेम्परामेंट्स के चैप्टर के नाम से है। दोनों के पढ़ के देखोगे, दोनों का व्यू जो है बहुत डिफर करता है, दोनों का एक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इवन रिलेटेड टू दैट चैप्टर टेम्परामेंट और वर्ड टेम्परामेंट इन होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग। एच.ए. रॉबर्ट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसको हैं? ये तो अभी कुछ क्लास पहले ही बताया है हमने, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? साइकोसोमैटिक मेकअप, और आगे इतने से काम नहीं चलेगा। इट इज ए साइकोसोमैटिक मेकअप और एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल हैविंग inherited characteristics with influence of accessory circumstances
throughout the formation to development of that individual, which guide different forms of reaction against any stimulus. ठीक है, सो यहां पे इस डिफिनीशन से आप एक चीज को क्लियर कर लेना कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन है बोथ साइकिक मैनिफेस्टेशन एज वेल एज फिजिकल मैनिफेस्टेशन. बहुत सारों को कंफ्यूजन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ शारीरिक एक्सप्रेशंस. नो, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मीन्स ओनली योर फिजिकल मेकअप. It is psychosomatic. That means your psychic, your behavioral, your nature as well as your physical appearance, both. और इसी चीज को आपको हमने ऑर्गेनन में दिखा भी दिया था कि अगर आप एफोरिज्म नंबर 5 में जाओगे तो वहां पे हनीमैन ने कहा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी चीज को अगर आप 136 में जाओगे तो वहां पे आपको फिर वो मेंटल और फिजिकल दोनों को मिलेगा. थोड़ा सा बैक हिस्ट्री पढ़ लेना, आगे हम इसको पढ़ाने से पहले शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी पढ़ना तो थोड़ा सा बैक हिस्ट्री पढ़ लेना. बैक हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम हिपोक्रेटिस. हिस्ट्री में तो उससे भी पहले है, बट आपको फिर वो रिकॉर्ड्स नहीं मिलेगा. उसके लिए फिर आपको बहुत इन डेप्थ एडवांस हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन जाके पढ़ना पड़ेगा. हिपोक्रेटिस को पढ़ने के बाद आप एरिस्टोटल को पढ़ोगे. थोड़ा सा होम्योपैथिक लिटरेचर में हनीमैन के बाद आप पढ़ना ग्रोवोगल को. ग्रोवोगल ने कॉन्स्टिट्यूशन को हाइड्रोजेनॉइड और ऑक्सीजनॉइड और कार्बोनाइट्रोजेनॉइड. उसके बाद आप पढ़ना निबेल. नाम सुना है निबेल? निबेल की राइटिंग मिलेगा उसके एक स्टूडेंट के वर्क में जिसका नाम है लियोन वैनियर. लियोन वैनियर, 2 किताबें हैं उसकी, टाइपोलॉजी इन होम्योपैथी, दूसरा है ह्यूमन मेडिसिन. उसने कहा कार्बोनिक, फॉस्फोरिक एंड फ्लोरिक, इस 3 डिवीजन में उसने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया है. हनीमैन ने कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया है, और हनीमैन ने कहीं कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन को मैथमेटिक टैग के साथ भी डिफाइन किया है, लाइक सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन. चलो ये तो आप पढ़ लेना, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप पता चलेगा. जो आपको हिपोक्रेटिस और एरिस्टोटल की बात कर रहे थे वहां आपको देखोगे बेसिकली मिलेगा वर्ड टेम्परामेंट. हिपोक्रेटिस ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत जगह यूज किया है, बट जो क्लासिफिकेशन दिया है वो है टेम्परामेंट. और वो 4 बेसिक टेम्परामेंट बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर्स: ब्लड, लिम्फ, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल. वो चारों टेम्परामेंट क्या क्या है? सैंग्विन और बिलियस से पहले सैंग्विन के बाद phlegmatic, then bilious, then melancholic. Sanguine is more related to the predominance and alteration with factor blood, warm and fire. Phlegmatic is more related with lymph, cold and wet. Choleric is more predominated with yellow bile, dry and fire.
odd, and melancholic is more related with the so-called black bile. You can say, according to him, splenic constitution also. It is depressed, dull, negative. So ये जो 4 type of humors, blood, lymph, yellow bile and black bile, इनके मिक्सचर को टेम्परामेंट, वर्ड का मतलब क्या होता है पता? टेम्परामेंट। टेम्परामेंट बना है फ्रॉम टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है मिक्स, और ये मिक्सिंग किस चीज का होता है? आप यहां पर आप देखोगे, ये जो आपने 4 टाइप्स देखा, इसी तरीके से डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये मिक्सिंग से बना है, तो टेम्पर टू मिक्स। इसी वजह से ये जो 4 टाइप ऑफ टेम्परामेंट देख रहे हो, इसमें चारों के अंदर जो बेसिक टाइप है, चारों के अंदर चारों टाइप का ह्यूमर है, बट रेशियो में डिफरेंस है, मिक्सिंग में अल्टरेशन है, और इस अल्टरेशन की वजह से एक को आप कॉलरिक कह रहे हो, एक को आप मेलेंकोलिक कह रहे हो, एक को आप फ्लेगमेटिक कह रहे हो, एक को आप सैंग्युइन कह रहे हो। इट इज जस्ट द प्रीडोमिनेंस ऑफ दैट मिक्सचर। कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड अगर आप देखोगे तो यहां इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, constitute of, constitute of what? Constitute of constituents। constituents को समझने के लिए आपको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप जाके देखोगे तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है पंच तत्व। पंच तत्व, तत्व की बात कर रहे हैं। दैट तत्व आर व्हाट? कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इन कॉन्स्टिट्यूएंट से जो बना है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट से जो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सो फाइनली बोथ आर इंडिकेटिंग आइदर दिस और दिस, बोथ आर इंडिकेटिंग व्हाट? टाइप्स ऑफ ह्यूमंस according to their makeup, type of humans। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ humans की, और living beings you can say, but it is mainly related and worked through on humans। So both are indicating what? Different types of humans according to their makeup। एक ने रास्ता क्या पकड़ा? ह्यूमर्स का। एक ने रास्ता पकड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। ह्यूमर्स वाली थ्योरी स्पेशली इट इज वेस्टर्न थ्योरी। इट इज फ्रॉम मोस्टली डोमिनेटेड बाय द फिलोसोफर्स ऑफ आयन्स, जहां से हिपोक्रेटिस बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं आयोनिक फिलोसफी। तो आयन्स का मतलब ये आप हमारा केमिस्ट्री वाला आयन कटायन मत समझ लेना, वो जगह का नाम है। सो दे आर स्पेशली फ्रॉम ग्रीक ओरिजिन, predominated and propagated by Hippocrates, followed by Aristotle, and from there this typing goes on into the literature। But typing according to the constituents, this has origin in the Indian system of medicine। The oldest Indian medical practice that you know in the name of Ayurveda, they have this concept of पंच तत्व, और इस पंच तत्व में जो तत्व आता है that indicates एक आकाश को छोड़ के बाकी सब जो है वो मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे है।
और मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के होने के ऊपर से इसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड इंडिकेट होता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट होने की वजह से इसको कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कहा गया, और उसका जो प्रोडक्ट बना उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ये छोटा सा इसलिए बताया है कि अभी आज के दौर में अगर आप डिक्शनरी खोलोगे तो जो अभी हमने आपको बताया है टेम्परामेंट के बारे में, ये मैच नहीं करेगा हमारे वर्ड से। आज का डिक्शनरी अगर आप देखोगे तो टेम्परामेंट मतलब डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ देयर बिहेवियरल एक्सप्रेशन। तो फिर हमने कहां से गढ़ लिया इसको कि इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, बिकॉज देखो होम्योपैथिक लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हो और वहां पे ये जब टेम्परामेंट की बात कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये लिटरेचर कब लिखा गया। अब आप जाके लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में जाके देखोगे, स्पेशली लेट 18th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट का वर्ड एक्सप्रेशन कहां यूज होता था। क्योंकि आप लेट 18th सेंचुरी में अगर जाके देखोगे वहां पे साइकेट्री का डेवलपमेंट नहीं था। उस टाइम पे अगर आप फिजियोलॉजी देखोगे तो वहां पे इंडोक्राइनोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं था। उस टाइम पे इन सारे फ्लूइड्स का ओरिजिन, बैकअप, कहां से डेवलप हो रहा है, इसकी जो फिजियोलॉजिकल में इतने जो डिटेल एक्सप्रेशन थे वो डेवलप नहीं था। तो उस टाइम पे फिजियोलॉजी में ये पढ़ाया जाता था। अगर आप बर्नार्ड के टाइम की फिजियोलॉजी पढ़ के देखो तो यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। आज के फिजियोलॉजी में उठा के देखोगे आपको कहीं ये टाइपिंग नहीं मिलेगा। तो हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट ये तो आज भी चल रहा है, लेकिन ये जो 4 ह्यूमर्स बना था, अब स्पेशली ब्लैक बाइल की बात करो, ब्लैक बाइल को उस टाइम के अकॉर्डिंग कहा गया इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्प्लीन, और स्प्लीन से उसका रिलेट किया गया। अब आज के दौर में देखोगे तो स्प्लीन का ये प्रोडक्ट है ही नहीं। तो जैसे ही फिजियोलॉजी थोड़ा सा एडवांस हुआ, मॉडर्न हुआ, तो जब इन चारों ह्यूमर्स के बारे में देखा गया तो सबसे पहले तो ये मेलैंकोलिक का ओरिजिन जो स्प्लीन को माना जा रहा था ये कट गया। उसके बाद जब आप देखोगे इसमें चाहे आप लीवर का ले लो, लिम्फ ले लो या ब्लड ले लो, इन सब को ओवर पावर किया किसने? इंडोक्रिनल सिस्टम ने। इंडोक्रिनल सिस्टम ने जब ओवर पावर किया तो अब पूरे ह्यूमन नेचर, चाहे उसकी बनावट से लेके उसके मिजाज तक, इज गाइडेड बाय इंडोक्राइनोलॉजी। पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया वहां, फिजियोलॉजी में पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया। एक 1800 कुछ में लिखी हुई किताब, एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, ऑथर का नाम है केनेथ वॉलकर, KNETHWALKER। बुक का नाम है ह्यूमन डायग्नोसिस। उसके बहुत बाद एक और ऑथर ने लिखा, उस किताब का नाम है ग्लैंड्स रेगुलेटेड पर्सनालिटी। ऑथर का नाम है लुइस बर्मन। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, इसके अलावा और भी कई है, ये 2 अच्छा है, फेमस, इस दोनों को पढ़ा है हमने, आपको मौका मिले तो पढ़ के देख लेना। इन दोनों ने इस टेम्परामेंट वाले टाइप्स में जो स्पेशल फोर्स था उसको पूरा ही बदल दिया, और ये वजह था कि अब फिजियोलॉजी से ये वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, और क्या आ गया? इट इज द इंडोक्राइनल ग्लैंड्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द करंट स्ट्रक्चर, द करंट बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अब जब कभी आप आईने के सामने खड़े होके ये सवाल पूछो कि मैं ऐसा क्यों हूं, तो उसका जवाब मिलेगा आपका इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो ऋतिक रोशन को बता देना।
So when this appeared from the regular physiology, तो ये टर्म यहां से ऑलमोस्ट वेस्टिजियल हो गया। इसके वेस्टिजियल होने के बाद ये टर्म तो एग्जिस्ट कर रहा था, अब जैसे जैसे साइकोलॉजी डेवलप हुआ, साइकेट्री डेवलप हुआ, तो ये टेम्परामेंट especially with the psychic features, behavioral characters, इसके ऊपर आ गया। और आज डिक्शनरी में जब देखोगे तो टेम्परामेंट का मतलब आपको उसका मेंटल एंड बिहेवियरल सिम्टम मिलेगा। अब ये टेम्परामेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ होल मेंटल मेकअप, फॉर द कलेक्शन ऑफ whole mental makeup, it is being utilized in psychology and psychiatry. ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये जो अभी है ये आपके लिटरेचर में जो है वो उससे मैच नहीं करता। आप एलेंस की नोट में एक बार फिर छोटा सा भी ब्रेक यहां पे दे रहे हैं। एलेंस की नोट में एग्नस खोलो। पहला सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, फॉर द लिम्फेटिक। अब आप देखो आपके एलेंस की नोट में ही लिम्फेटिक टेम्परामेंट कितने जगह पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ? पूजा में भी है। अब बताओ, अब ये लिम्फेटिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है कि टेम्परामेंट है? आज का डिक्शनरी देखोगे तो दोनों सेम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन से इसका एक्सप्रेशन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। अगर आपके दो भाई के बीच में झगड़ा हो रहा हो, दोनों मम्मी के बताए हुए एक आइटम को लाने गया है, लेकिन एक बोल रहा नहीं हम मार्केट से कांदा खरीदेंगे, दूसरा बोल रहा नहीं हम प्याज खरीदेंगे। अब क्या लेके आएगा दोनों? अब तीसरा ओनियन लेके आएगा। ठीक है। अब क्या था कि एक बचपन से महाराष्ट्र में हॉस्टल में रहा, पला बड़ा था, एक यहां यूपी बिहार में था, तीसरा ऑक्सफोर्ड से आ रहा था ओनियन वाला। मम्मी ने सिर्फ दिखा दिया था कि बेटा ये ले आना मार्केट से। तो अब वहां मार्केट में लड़ाई करना बेकार की बात है। दिस इज द सेम थिंग। चलो, ये दोनों एक डिफरेंस बताया है आपको छोटा सा। पढ़ने के टाइम आप देखोगे, स्पेशली होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका पढ़ने में जब आपको इस तरह का कुछ टर्म्स यूज मिले, तो अब क्या होता है कि मेट्रिया मेडिका में लिखा है तो समझोगे कैसे? आप समझने के लिए आप तो चले जाओ तो गूगल पे मिलेगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली गूगल पे हर चीज है, लेकिन शायद इसको कहीं डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्योंकि गूगल में क्या है कि रिफ्लेक्ट वही होता है जो बहुत कॉमन सर्च करके आता है, जो कॉमनेस्ट निकल के आता है, वो वाला चीज जो कॉमनेस्ट सर्च में आएगा, वो फीचर्स जो लेटेस्ट ट्रेंड में है वो फीचर्स वही दिखाता रहता है। और आपको यहां लेटेस्ट ट्रेंड में नहीं जाना है, आपको ओरिजिन में जाना है। तो यू हैव टू गो टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन टू अंडरस्टैंड दिस। ये डिफरेंस समझाने के बाद अब एक्चुअल, एक ही में टाइम निकल जाएगा। अब एक्चुअल ये देखोगे कि अब ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर है? पक्का? अब देखो वो ऐसे बोल रहा है भाई, इसका मतलब हाँ होता है कि ना?
बोल लो थोड़ा और जोर से। चलो, एनी डाउट? नहीं? कभी मौका मिले तो एक बार हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन जरूर पढ़ना। दूसरी बात, एक और किताब है, वो आपको यहां मिल जाएगी आपके लाइब्रेरी में। बहुत पहले मंगा के रखा था, आई थिंक, देखो अगर कोई उठा के नहीं ले गया होगा तो होगा। किताब का नाम है माइंड वॉचिंग। ये आप लोग तो आजकल सॉफ्ट कॉपी भी बहुत निकालते हो, नहीं? न्यू जनरेशन, बाय आइसनेक। आइसनेक, EYSNECK। आई थिंक उसमें 4th चैप्टर है, वहां जाके पढ़ के देखना। उसमें बड़ा अच्छा सा एक पिक्चर बनाया हुआ है ऐसे करके। अब चारों तरफ बेसिक 4 टेम्परामेंट नाम लिखा होगा, चारों कॉर्नर पे 4 नाम। फिर चारों का जो कैरेक्टर्स है कुछ शॉर्ट में, ये जो लिम्फेटिक, फ्लेगमेटिक, ये सब जो पढ़ो ना, आपके मेटेरिया मेडिका में जितना भी टाइप का टेम्परामेंट दिया हुआ है ना, उन सब का मीनिंग, एक्सप्रेशन, जो ओरिजिनल मीनिंग, डिक्शनरी वाला आज का नहीं, कॉन्सेप्चुअल ओरिजिनल मीनिंग, वो देखना। हमने उसको नेट पे बहुत पहले ही डाला हुआ था यूट्यूब पे, और कभी मौका मिले, बिकॉज बहुत लंबा लेक्चर है वो, अगर अलग से कभी पढ़ना हुआ तो पढ़ा देंगे। तो ये चारों देखना उस किताब में। इसकी इसलिए बता रहा कि इसमें सिर्फ 5 या 6 सिम्टम है, हमने जो पढ़ा है उसमें 25-25 सिम्टम है, ये दिया हुआ है। और चारों का देखना इंटरमिक्सिंग दिया हुआ है कि अगर सैंग्विन और लिम्फेटिक का आधा कवरेज, तो ये सैंग्विन का, ये लिम्फेटिक का कवरेज हो रहा है, तो ये कॉमन मिलेगा। बिलियस, मेलेंकोलिक अलग अलग दिया हुआ है, और जहां ओवरलैपिंग हो रहा है ये मिलेगा। तो चारों का एक मिक्सिंग आपको मिलेगा, चारों का एक इंडिविजुअल मिलेगा। इस वाली किताब में ये चैप्टर पढ़ के देखना, इसमें हार्डली 5-5 सिम्टम है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आपको कम से कम छोटा सा बेसिक इंफॉर्मेशन एक मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, नाम याद रहेगा? क्या नाम है बुक का? माइंड वॉचिंग। हाँ, नहीं देखा ना? इसमें ऑथर का नाम दिखाओ ना, किताब तो आइसनेक डालना, आइसनेक। हाँ, EYS करके डालोगे आ जाएगा। कुछ लेना, नेट पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हमसे फोटो ले लेना किताब का, लेकिन पूरी किताब नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होता ना कि हाँ, आप तो 1 से मांगोगे और हमको 80 से मांगना पड़ेगा। चलो, मिल जाएगा वो। अब ये बताओ, अब आ जाओ शॉर्ट पे टॉपिक एक एटलीस्ट फिनिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन या टेम्परामेंट जब ये बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ और वी आर टॉकिंग अबाउट सिकनेस। थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन करो तो मेरा भी दिल लगा रहेगा, नहीं तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि जिंदा लोगों के बीच बात कर रहे हैं। हेल्थ पक्का? वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, हाँ या ना? क्या वो घुर्रा रहे हो? बहुत स्टाइल ही है। हेल्थ और सिकनेस, until and unless someone has manufacturing defect, it is indicating health. अब कभी कभी कहीं कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है, वो अलग बात है। अब उसके पीछे बहुत सारा फॉर्मेशन है, हमने आपको ये मैजम वाला जब क्लास शुरू के पहले फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया भी था। सो until and unless there is manufacturing defect, when we talk about constitution and temperament, we are talking about health. जब कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ है तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैनिफेस्टेशंस जितना होगा
वो हेल्दी होगा या सिक होगा? अब वो हेल्दी होगा या सिक होगा? अरे यार, इतना कंफ्यूजन में क्यों रहते हो? कुछ भी हो सकता है, बी बोल्ड। जब वो हेल्थ है तो इंडिकेशंस क्या होगा? तो इतना डाउट क्यों है बोलने सुनने में? तो जब ये हेल्थ है, इसका इंडिकेशंस हेल्दी है, तो प्रिस्क्राइबिंग फॉर व्हाट? प्रिस्क्राइबिंग फॉर व्हाट? ये डॉक्टर साहब कुछ बोल लीजिए। अब उसका मुंह देखना, वो इसका देखेगी, वो इसका देखना, फिर तुम इधर साइकिल मत कर देना शुरू। जब ये हेल्दी है, ये हेल्दी है, तो प्रिस्क्राइबिंग फॉर व्हाट? अच्छा ये बताओ, जो फॉस्फोरस में दिया हुआ है लंबा, तो वो हेल्दी इंडिकेशन है या सिकनेस है? लंबा होना हेल्दी है या सिकनेस है? हम बहुत ज्यादा वर्ड तो यूज कर नहीं रहे। चलो, छोटे हाइट का होना हेल्दी है या सिकनेस है? चलो, आप बहुत ज्यादा इसको अदरवाइज मत लेना। फेयर कंप्लेक्शन होना हेल्दी है या सिकनेस है? विटिस कंप्लेक्शन होना हेल्दी है या सिकनेस है? अच्छा, नॉर्मल है। अच्छा, ब्राउन आई होना हेल्दी है या सिकनेस है? ब्लूइश आई होना हेल्दी है या सिकनेस है? तो जब ये सब हेल्दी है तो ये आपके मेट्रिया में क्यों है? सिकनेस से पहले, क्योंकि उसके बाद वो आंख बदल जाएगा। नहीं, अब मेरी बात सुनो। अब जो आपने, तुम लोग तो पढ़ के आए नहीं हो, इसलिए जिसने पढ़ के आए उसके तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो आपने केंट में पढ़ा, क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपिंग इज यूजलेस इन प्रिस्क्राइबिंग, ठीक? और टेम्परामेंट के बारे में वहां पे वो इस वजह से ये कह रहा है कि कुछ लोग नीला नीला आंख देखा और पल्साटिला प्रिस्क्राइब करने चले गए, पतला दुबला लंबा लंबा देखा और फास्फोरस प्रिस्क्राइब करने चले गए, गोलू मोलू गुल्लू गुल्लू ऐसे करके देखा और कैलकेरिया का प्रिस्क्राइब करने चले गए। दिस इज रॉन्ग। सब्र करो, ये वो टॉपिक है जिस पे अगर एक हफ्ते भी अभी लगातार बोलते रहे तो भी कम पड़ेगा। तुम तो 1 घंटे का टाइम दे रहे हो। चलो, अभी ओपीडी से कॉल नहीं आ रहा ना अभी, ठीक है। ये देखो, अब आ जाना, ये क्यों है उसका सवाल का जवाब बता रहे हैं। ये सिर्फ यहां से नहीं है, ये आपको थोड़ा थोड़ा हनीमैन के प्रूविंग में भी मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा। ये जी भर के आया कहां से, वो मिलेगा आपको हियरिंग गाइडिंग सिम्टम। वन ऑफ द 4 क्लासिकल मेटेरिया मेडिका जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल सोर्स बुक ऑफ मेटेरिया मेडिका। बोलो अभी सर क्लास में उठा के बोलो, बैठने के लिए बोलो ओपीडी में। अब हियरिंग गाइडिंग सिम्टम जब आप पढ़ के देखोगे, वहां आपको ये जी भर के मिलेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपिंग। और
हेरिंग ने जब उसकी आप हेरिंग राइटिंग सिम्टम उठा के देखोगे उसमें उसने लिखा भी है कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारा डिस्क्राइब। अब दोबारा से एक बार फास्फोरस खोलो, एलेंस की नोट बोला, देखो सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, अडेप्टेड। बाकी कितने सिम्टम के आगे वैसा लिखा हुआ है अडेप्टेड। तो सारा खेल कहां है कि आपने ये अडेप्टेड छोड़ दिया, बाकी पढ़ना शुरू कर लिया, बाकी किसी सिम्टम में नहीं लिखा हुआ है। और इस अडेप्टेड को समझने के लिए अब आपको थोड़ा सा ऑर्गेनन का शेयर कराते हैं। एफोरिज्म नंबर 136 का जो अभी रेफरेंस दिया था वो किस लिए दिया था, हनीमैन क्या कह रहा था वहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहा, क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब इधर देखो ना, इधर, हाँ अब देखो फिर किताब कहां है, लाए नहीं ऑर्गेनन। क्या कहा ऑर्गेनन में, यार हम उस एफोरिज्म का मैसेज क्या है जी, सब नेट पे ही खोजना, किताब मत लेके आना है, वजन कम हो जाएगा। आप किताब लाइए, बताइए मैसेज क्या है, वेरिंग इन देयर, धीरे धीरे रुक जाओ, उसको पढ़ने दो, किताब लेके आइए, पढ़ो बेटा पढ़ो तो जोर से थोड़ा, सिर्फ वो एफोरिज्म। बस मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल वेरिंग इन देयर, तो वेरी करता है तो करे, उससे मेरा क्या, ये क्लिनिक का पेशेंट है इसलिए इसको भी छोड़ दो, या बोल दो सर क्लास में बात करेंगे बाद में। आप लोगों ने ड्रग प्रूविंग वाला सेक्शन पढ़ा है अच्छे से कि नहीं, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो एफोरिज्म नंबर 33 का रुख बदल दोगे अगर ऐसा बोलोगे। वहां हनीमैन क्या कहता है, मेडिसिन एक्ट्स कंडीशनली और अनकंडीशनली, तो फिर क्यों नहीं एक्ट करेगी। चलो समझ गए, सुन लो जवाब। जब हम बेलाडोना की प्रूविंग करते हैं तो एक पर्सन पे करते हैं, एक प्रूवर पे करते हैं, नहीं क्यों, अभी किसके पॉकेट में सिक्का है, कॉइन, अब ये मत पूछना कि सब चाय के लिए निकलवा रहे हैं, है किसी के पॉकेट में, नहीं है, चलो हम ही देते हैं, एक आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर आओ, सिक्का लौटा देना मेरा। एक जैसे फोर्स से इस सिक्के को एक बार टेबल पे हिट करो, मेरे मोबाइल पे नहीं, ठीक है, बोतल पे हिट करो, उस एसी के बॉक्स पे हिट करो, शीशे पे हिट करो, टीन पे हिट करो, एक जैसे फोर्स में, हाँ बोतल पे, उधर धीरे तोड़ मत देना, हाँ। अब पॉजिटिव फोर्स एक था, साउंड एक जैसा मिला, क्यों, तो बेलाडोना एक है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, मैनिफेस्टेशन इकट्ठा होगा तब जाके सिम्टम, इसीलिए कहा गया है जो आपका 136 है, every different constitutions, every individuals differs in their physical and mental constitution। तो जितना मैक्सिमम इंडिविजुअल के अंदर जाओगे उतना मैक्सिमम वैरायटी के बाद वो सिम्टम इंटरैक्ट होके निकलेगा, और इस वजह से प्रूविंग में ये डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल हुआ ताकि बेलाडोना को
मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सप्रेशन जाना जाए, क्योंकि प्रूविंग में जो सिम्टम आता है उसमें सिम्टम ऑफ मेडिसिन एंड द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। उसका फिर एक लेवल है कि हम कैसे फिल्टर करते हैं वो बाद में। अब देखा गया अभी अभी जब ये हिट हुआ कि एक पार्टिकुलर वाला टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसने बहुत सारा सिम्टम दिया, दूसरे में थोड़ा कम दिया, तीसरे में और बहुत कम दिया। तो जब अगर 20, 25, 50, 100, 200, 300 इस तरह से मैक्सिमम में जब देखा गया कि 80% में जो वैसा वाला टाइप था उसमें ये वाला सिम्टम बेलाडोना ने खूब जी भर के सिम्टम दिया, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रायनिया ने सिम्टम नहीं दिया, उसने किसी और टाइप वाले में दिया। ऐसे वाले फीचर को हेरिंग ने निकाल के वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया और कहा अडेप्टेड टू। इसका मतलब वैसा वाला पर्सन अगर बीमार पड़ता है तो उसमें बेलाडोना का एक्ट करने की ससेप्टेबिलिटी, टेंडेंसी, प्रीडोमिनेंस ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही मिलेगा, बट ज्यादा मिलेगा। और यही वजह है कि आपके इस एलेंस की नोट में ये लिखा हुआ है विथ द रिमार्क ऑफ अडेप्टेड टू। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बाकी सिम्टम की तरह इसको हटाना है, ये हटेगा भी नहीं। अगर ऐसा होता तो फेयर एंड लवली की तरह होम्योपैथ भी एडवर्टाइज करने लगता, नहीं? फॉस्फोरस खिलाओ और 6 हफ्ते में, बाकी हम नहीं बोलेंगे। सो ये जितना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, अब ये समझ में आया क्यों लिखा हुआ है, प्रोसेस कहां से आया, इसीलिए ये कहा गया अडेप्टेड टू, प्रूविंग में वहां से। और इसी चीज का थेरेप्यूटिक यूटिलिटी आपको हनीमैन ने बताया जब एफरोजम नंबर 5 में उसने कहा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली इन क्रोनिक केसेस। क्यों? कि क्रोनिक केसेस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लेके आया है या मैन्युफैक्चरिंग डिटोरिएशन लेके आया है, मैन्युफैक्चरिंग वीकनेस लेके आया है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक ससेप्टेबिलिटी लेके आया है, तो वैसे टाइप के लिए कहा गया कि ये इस टाइप का ग्रेविसिन जो है ये ज्यादा सुटेबल होता है। इस वजह से वहां उस कॉन्स्टिट्यूशनल कवरेज का इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया है, और इसी वजह से उसने कहा इन स्पेशली इन क्रोनिक केसेस। अभी इसमें बहुत ही लंबा, बट छोटा सा इसको करते हैं, बाकी 2 टॉपिक तुम्हारा अगली क्लास में याद दिलाना। अब ये आ जाओ, हमने कहा क्या कॉन्स्टिट्यूशन हेल्दी है, फिर प्रिस्क्राइबिंग क्यों, एलेंस की नोट में क्यों लिखा हुआ बता दिया। चलिए अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हेल्दी है, बावजूद उसके हेल्थ आप सभी का क्या एक लेवल का है, सभी का हेल्थ, हेल्दी सब है लेकिन हेल्थ सभी का एक लेवल का है। दिस इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ हेल्थ, दिस इज कॉल्ड लेवल्स ऑफ हेल्थ। भूख तो सभी को लगती है, लेकिन क्या सभी एक पराठे में संतुष्ट हो जाते हो? झाजी के पराठे की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग वेरी करता है ना। सुबह सुबह वॉकिंग में निकलो तो क्या सभी का स्टेमिना एक जैसा है? धूप में मार्केटिंग निकलो तो क्या सभी एक जैसे ही बिहेव करते हो? सो लेवल ऑफ हेल्थ भी वेरी कर रहा है। क्लियर? अब लेवल ऑफ हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, अच्छे से सुनना, इंप्रूव करने के लिए, हम बीमारी ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेवल ऑफ हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपके पास 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका डाइट। घोड़े को मांस खिलाना शुरू कर दो और शेर को घास खिलाना शुरू कर दो। आपको पता है 1828 में हनीमैन ने एक बुक लिखी थी
उसमें हनीमैन ने बताया, इवन लेसर राइटिंग में भी है, बट उस किताब में भी एक स्पेशल है कि फॉर सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन दिस शुड बी द डाइट, फॉर साइकोटिक दिस शुड बी द डाइट, फॉर सिफिलिटिक दिस शुड बी द डाइट। आपके घर में या आपके हॉस्टल में अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कितना खाना बनता है? मैक्सिमम जगह देखा गया है कि एक किचन नहीं, एक मील प्लान 60 से लेके 6 महीने तक के लिए। 6 महीने पहले वाला दूध पी लेता है, उसके पहले वाला, बट उसके बाद सबके लिए इकट्ठे। डाइट का बहुत रोल है आपके हेल्थ के फर्दर डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। अभी तो हमने सिर्फ एक फैक्टर बताया, डाइट। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर वर्क योर डाइट शुड बी डिसाइडेड। कौन दिन भर रिक्शा चला रहा है, कौन दिन भर खेत में मजदूरी कर रहा है, और कौन दिन भर एसी में चेयर पे बैठे बैठे सुबह से शाम एसी चेयर तोड़ रहा है, एक ही जैसा डाइट होना चाहिए? फर्क करते हो। किसका किस एज ग्रुप में उसका मेंटल ग्रोथ ज्यादा रिक्वायर्ड है, किस एज ग्रुप में उसका फिजिकल ग्रोथ ज्यादा रिक्वायर्ड है, किसको प्रोटीन इंटेक ज्यादा चाहिए, किसको कार्ब ज्यादा चाहिए, डिफरेंस कर रहे हो। हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की बात तो अभी छोड़ ही देते हो, तो हमारे यहां भी और भी बहुत, पता नहीं कब इसको रेगुलेट किया जाएगा, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। खैर, ये अभी टॉपिक पे बदलना नहीं चाह रहे। सो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंप्रूविंग योर लेवल ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट इज योर लाइफ स्टाइल। आपका एक्सरसाइज, आपका उठने जगने का पैटर्न, आपका रहने का एनवायरनमेंट, आपका वर्क। आप में से कितने लोग हो, अभी सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं, हम पूरी आबादी की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन आप अपना जॉब और प्रोफेशन खोज रहे हो। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन तो दूर, अपने मन की नहीं करनी थी। बहुत लोग होंगे जो पापा धक्का दे के यहां भेज दिया और चलाया, मजबूरी में घिस रहा है बेचारा। कल मौका मिले और बॉलीवुड भागेगा, नहीं फैशन डिजाइनिंग में भागेंगे। किसी को आईटी करना था, लेकिन पापा जी का क्लिनिक अच्छा चल रहा है, उन्होंने बोला नहीं बेटा कौन संभालेगा, वारिस आ जाओ। उसके बाद बस वैकेंसी निकलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। हम तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे बिल्कुल सुनामी आ गया हो। एक मिल गया, शूट करे चाहे नहीं करे, चाहे जान चली जाए, नौकरी ना जाए। हंसने की बात नहीं है, अनगिनत केसेस मिलते हैं। और दुख की बात यह है, हमारे यहां से 50-60 हजार रुपया सैलरी के लिए लोग शाम के 6 बजे कैब में लोड होते हैं, लोड ही किया जाता है उनको। 8 बजे वहां जाके सेंटर पे अनलोड होता है, और सुबह 6 बजे तक मशीन की तरह काम करता है, और फिर वहां से 7 बजे लोड करके घर पे भेज दिया जाता है। घर वाला सब सो रहा था, तब वहां बेचारा वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में लगा हुआ था। अब ये बताओ, कुछ स्पेशल ट्रेन इंडिविजुअल किए जाते हैं, उसके अलावा छोड़ के बाकी कितने लोग ऐसे हैं जो रात को, हम किसी पक्षी का नाम नहीं लेना चाहते, उसकी तरह जाग जाग के रात भर काम करे और दिन भर घर वाला अपना काम करे और ये बिल्कुल कुंभकर्ण के खर्राटे में सो रहे हो। क्या ये आपके हेल्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा? एक्सेप्ट फ्यू दोज हु हैव हैबिचुएटेड ऑफ नाइट वॉचिंग। कुछ केस इतने एडवांस न्यूरोपैथी के डेवलप हुए हैं, इस तरह से जीआई सिस्टम और ये वो तो अनगिनत मिलता है। साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स के लिए अलग मिलता है, न्यूरोपैथोलॉजी के केसेस भी यहां पे निकल होते हैं, लेकिन फिर भी जॉब 4 दिन का छुट्टी मिल गया, फर्क मिल जाता है। अच्छा, उसमें वो भी एक्स्ट्रा होता है, कंपटीशन लगाया होता है, मेरी सारी इससे सारी के सफेद कैसे, बस सफेद करो और आप एक्स्ट्रा पर्क पाओ। टारगेट नाम दिया जाता है उसको, टारगेट।
और जब पैसे के लिए काम करना है तो थोड़ा टारगेट पे क्यों नहीं और लगे रहे? क्योंकि सैलरी के बाद जो आता है वो तो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, जो ऊपर से जिसको आता है। अब उसके लिए क्या करता है, घर आने के बाद भी तुरंत मेल आएगा, बेचारा आंख मेलते हुए मेल पे चला जाता है, यहां से मेल निकला नहीं और वहां मेल पे बैठ गया और फिर लगा हुआ होता है। और ये सबसे ज्यादा जो कुछ बहुत सारे आईटी सेक्टर्स में हमने देखा है सफर करते हुए, ऑलमोस्ट हमने कहा भैया आपका ड्यूटी आवर क्या है? मतलब सर ड्यूटी आवर तो वही है लेकिन पूरा आवर ड्यूटी में ही है। मतलब अनगिनत टाइम तो ये हुआ है, ड्राइव कर रहे हैं, आ रहे हैं, मेल पे टुन आ गया, मोबाइल पे गाड़ी साइड करेंगे, फिर लग गए मेल पे लैपटॉप खोल के। अब इसको क्या कहोगे? खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? बट दीज आर सम ऑफ द वेरी हार्ड रियलिटी ऑफ आवर फेलो मेंबर्स, क्योंकि अल्टीमेटली बात से तो घर नहीं चलेगा ना, तो वो चीजें हैं। बट मेनी ए टाइम्स सच टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट, अरे आप मशीन को भी देखोगे, गाड़ी को अगर जरूरत से ज्यादा चलाओगे तो एक बार उसमें बोनट खोलना पड़ जाएगा, आपको धुआं धुआं हो जाएगा, उसको भी एक बार सर्विसिंग की जरूरत होती है, ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, नहीं? लेकिन हम लोग तो इतने सोफिस्टिकेटेड मशीन है कि बगैर बस वहां पे फ्री का कॉफी मिलता रहा, उठ गए पीते गए, हम समझते हैं कि फायदा कर रहा है, वो और नुकसान। सो योर डाइट, योर लाइफ स्टाइल में सारा कुछ आ जाता है, आपका एक्सरसाइज, ड्यूटी, वर्क, एक्स वाई जेड, इवन योर फैमिली इन्वायरमेंट, बहुत सारा है, उसके ऊपर अभी हमने शॉर्ट बता रहे हैं। जो थर्ड पार्ट बचता है वो ऑप्शनल थर्ड पार्ट है, और वो ऑप्शनल क्या है कि इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ इनहेरिटेड मैथमेटिक or any sort of deficiencies, then there is role of medicine। और यहां पे जो रोल ऑफ मेडिसिन है, इसके लिए जब आप प्रिस्क्राइब करोगे, दिस प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन। ये तभी होता है, एक बार फिर से, अच्छा, जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह की कमी हो, दैट इज नॉट ड्यू टू डाइट, that is not due to your lifestyle, but some inheritance dynamic cause and to counter that inheritance dynamic cause, now there is need for some medicine। अब आप बीमार तो हो नहीं, सफर तो कर नहीं रहे हो, तो अब आपके लिए जो मेडिसिन सिलेक्शन किया जाएगा उस इंडिकेशंस के ऊपर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस वाले सिलेक्शन के ऊपर जब हम रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं, इस सिलेक्शन को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, एक्चुअल ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। बीमारी पे बाद में आएंगे। जो बीमारी जब होता है, फ्लेयर अप हो रहा है, सिम्टम हो रहा है, वो तो बीमारी है, उस बीमारी में आपका रिस्पॉन्स है, दैट इज नॉट ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का बोल के खत्म करते हैं। सो एक प्लेस समझ में आ गया। दूसरा एक है कि अब जैसा है तैसा है, ठीक है, चल रहा है, अचानक से आपके आसपास पड़ोस में किसी तरह का कोई एपिडेमिक कंडीशंस आना शुरू हो गया। अभी आपके मोहल्ले में नहीं आया है, लेकिन आपके आसपास वाले गांव में, शहर में वो डेवलप होना शुरू हो गया है। 2020 में कोविड का सीन याद कर लेना, खैर उसके अलावा भी। अब आपको ऐसा लगता है कि कहीं हमको पकड़ न ले, हम कैसे बचे? एक तो जो कॉन्सेप्ट है जीनस एपिडेमिकस का, वो अलग है, बट अभी जहां बहुत दूर है वो इन्फ्लुएंस, वैसे कंडीशन में जब ये इंसान जो सब हेल्दी है बट हेल्थ का लेवल वेरी कर रहा है, उसमें अगर आप उसके अभी के एग्जिस्टिंग मैनिफेस्टेशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टेशन है, इस पे अगर कोई अच्छा इंडिकेटेड दवाई आता है, डाइट और लाइफ स्टाइल का करेक्शन फिर यहां पे एड ऑन आ जाएगा, तो अब इसको प्रिस्क्राइब करोगे। क्यों? ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक वीकनेस जो आई है उसको हम ठीक कर दें। क्योंकि ये डायनामिक वीकनेस क्या है? यही तो ससेप्टेबिलिटी बनाता है, यही ससेप्टेबिलिटी तो आपकी डायथेसिस को बनाता है,
यही डायथेसिस आपको प्रोन करता है टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ डिजीज, और फिर आप जाके बीमार पड़ते हो। एक सीरीज है और मैजम वाला, अगर शुरू का क्लास देखोगे तो आपको हमने एक चार्ट बना के दिया था, टेबल सीक्वेंस कैसे हेल्थ डिटोरेट करके, एक कॉन्स्टिट्यूशन टू डेथ। तो इसी में अगर आप इन बिटवीन कहीं पे हो और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी खाओगे तो आप फिर दोबारा टुवर्ड्स हेल्थ ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे। और यहां वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग है, दैट इज कॉल्ड योर प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑल्सो, योर प्रोटेक्टिव मेडिसिन ऑल्सो, एंड इट एक्ट्स एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दैट विल हेल्प यू कि अभी जो रिसेंट में कुछ आया है वो वीकनेस भी आपका इंप्रूव होगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक डायथेसिस चली आ रही थी वो भी इंप्रूव होगा। मतलब कहने का है कि बरसात आने से पहले अभी आपके घर में बारिश आई नहीं है। जिनको गांव में रहे हो उसका याद है, छप्पर याद है किसका होता है? छप्पर सुना है? खपड़ा सुना है? खपड़ा, हाँ। तो बरसात से पहले लोग अपने छप्पर का खपड़ा अरेंज कर लेते हैं कि अगर कहीं कोई टूटा हुआ हो तो पहले ही रिप्लेस कर लें ताकि बरसात में पानी रिसे नहीं। अभी ना बरसात आई है ना अभी पानी टपका है, अपना छत ठीक कर लो। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, प्रिवेंटिव के तौर पे काम करता है। क्योंकि यहां पे कोई बीमारी का इंडिकेशन नहीं है, इसलिए इस प्रिस्क्रिप्शन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। दिस इज प्लेस नंबर 2। अब एक तीसरा प्लेस, आप बीमार पड़े, आपने कहीं से नॉन होम्योपैथिक दवाई खाई या समटाइम्स आफ्टर होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल्सो, और आपकी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन आपके अंदर अभी भी कुछ तो गड़बड़ है दया में, वो ताकत नहीं आ रही है। बीमारी चली गई, वो भूख अभी डेवलप नहीं हो रहा है। बीमारी ठीक हो गई है, बुखार ठीक हो गया, लेकिन अभी भी दोस्तों के साथ जाके अड्डाबाजी करने का वो अंदर से आ नहीं रहा है। अब इंडिकेशन बीमारी का तो है नहीं, सिम्टम बीमारी का तो है नहीं। अब ऐसा हाल लेके अगर कोई आएगा तो क्या करोगे? अब फिर आप उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिकेशन पे एक मेडिसिन सिलेक्ट करोगे और इस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन कहलाएगा। और ये उसके रिकवरी में जो आफ्टर इफेक्ट्स रह गया था उसको बहुत जल्दी क्लियर करता है, और वो फिर दोबारा से वो वाइटलिटी रिगेन करता है, वो भूख रिगेन करेगा, दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करने का दिल करेगा, बाहर निकलने का दिल करेगा। नाउ ही कैन व्हाट ही वांट्स। तो ये 3 वो प्लेसेस है जहां पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग ही इंडिकेटेड है, और इसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग कहते हैं। अब देखो आपके एलेंस की नोट में देखो, सल्फर और सोडिनम में एक जगह लिखा हुआ है आफ्टर एक्यूट डिजीजेस, जब पेशेंट ठीक ना हो, वो ठीक ना हो का मतलब क्या होता है? ये जो अभी हमने आपको सिम्टम बताया है, इसी तरह के सिम्टम मिलते हैं, इतना ही नहीं और भी कुछ। और वहां देखो एक्यूट में सल्फर और आफ्टर क्रोनिक सोडिनम, तो वहां तो 2 एग्जांपल थे। इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी आंख बंद करके हर जगह वही सल्फर सोडिनम दोगे। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट दिस इंडिकेशंस। वहां पे सल्फर सोडिनम इसलिए है कि ये जो लिंगर ऑन होता है बाद में, ये स्पेशली मेनली सोरिक मैजम की वजह से होता है। और अगर कोई दूसरा एंटीसोरिक इंडिकेटेड है तो वो दो, वो नहीं है तो यहां पे एलेंस में लिखा हुआ है, इसके ऊपर चले जाओ। ठीक है, तो चलो अब ज्यादा आपको फिर डाइजेस्ट भी नहीं होगा। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द ट्रुथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, व्हाट वी से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। इस फीचर को, इसको याद रखना, इसको लिख के फोटो लेके रख लो, अगली क्लास में एक बार बोर्ड पे बना दोगे। फिर जो दूसरा 2 पार्ट है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।